हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पर इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स में हम मॉनेटरी पॉलिसी को लगभग समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने पहले ही 2 लेक्चर्स इस पर डिलीवर देख लिए होंगे। अब हमारा ये इस पर मॉनेटरी पॉलिसी पर आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यहां कंप्लीट हो जाएगा। इस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने आपको 2 तरह के टूल्स बताए थे। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, 100% सवाल यहां से पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर आप बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां से यहां पर प्रश्न ना पूछे जाए। तो यहां पर इसी मॉनेटरी पॉलिसी में आगे बढ़ते हुए पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या समझें। आपको बता दें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आपका होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और नंबर 2 यहां पर टूल्स इस्तेमाल होते हैं क्वालिटेटिव टूल। 2 तरीके के टूल्स थे, जिसमें पहला टूल आपने जाना कि क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट आपने पढ़ा, दूसरे नंबर पर आपने रेपो रेट को पढ़ लिया है, तीसरे नंबर पर आपने एसएलआर को पढ़ लिया है। एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आपने पढ़ लिया है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद रिवर्स रेपो रेट भी समझ लिया था। एक और पॉइंट है जो कि हमारा एचडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी समाप्त कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहीं पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी पर रहे हैं। अब हमें आज के लेक्चर में जानना है कि क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी एमआर। इसके बाद हमें पढ़ना है आरओसी, जिसे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं, इसको जानना है ये क्या होता है। इसके बाद सीसीआर पढ़ना है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन जिसको बोलते हैं सीसीआर, ये भी पढ़ना है। इसके बाद आप डायरेक्ट एक्शन के बारे में भी जानेंगे कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। और इसके बाद फाइनली आप जानेंगे मॉरल सिचुएशंस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। मॉरली वैसे हमारा आरबीआई जो है वो बैंकों को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट एक्शन से भी कंट्रोल करता है, वो सब बातें यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी एमआर क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई बैंक है, जैसे हम यहां पर किसी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर एक बैंक है एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक को पैसे की आवश्यकता यदि होगी तो वह किससे पैसा लेगा? वो लेगा आरबीआई से पैसा। लेकिन आरबीआई कहेगा कि भैया कुछ गिरवी रखिए, इस एचडीएफसी से कहेगा कि कुछ गिरवी रखिए, तो ये गिरवी क्या रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख करके वो पैसा लेके आता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा उसे आरबीआई उतना ही पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होता। आप भी यदि कभी लोन लेने जाएंगे तो आप जो मॉर्गेज रखेंगे, जो गिरवी रखेंगे, वो गिरवी से कम की वैल्यू आपको मिलती है। जितने की वैल्यू उसकी है उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम पैसा आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर आपने 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, आप एक एचडीएफसी बैंक है, आपने आरबीआई में 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, तो क्या आपको 20 करोड़ की ही पैसा मिल जाएगा? 20 करोड़ नहीं, यहां पर मान लेते हैं आपको मिल गया 18 करोड़, यानी 2 करोड़ आपको नहीं मिले, 2 करोड़ कम मिला। ये जो 2 करोड़ कम मिलता है, यही 2 करोड़ जो रुपया जो है कम मिला है, यही आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले पैसा लेके आती है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू से कुछ कम पैसा उसे देता है। तो जितना कम पैसा देता है वही मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। मुझे लगता है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, समझ में आ गया है मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में बैंकों को रुपया देता है, वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कीमत से कम देता है। बैंकों को जीसैक की कीमत से जितने कम रुपए प्राप्त होते हैं वह मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। लास्ट, मुझे लगता है आप पूरी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझ चुके हैं। अब हमें जानना है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है,
आरओसी क्या होता है, इसके बारे में भी समझना है। आप जानते हैं कि हमारी सभी प्राइवेट बैंकों के लिए, चाहे आरआरबी हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन सभी बैंकों के लिए कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं कि जो भी आप पैसा लोन के रूप में बांटेंगे, उस लोन का 40% लोन आप पीएसएल में देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देंगे, ऐसा बताया जाता है। जो भी प्राइवेट बैंक है वो अगर लोन देता है तो वो कहां लोन देना चाहेगा, जहां से उसे रिकवरी आसानी से हो जाए, पैसे वालों को लोन देगा, गरीबों को कोई लोन नहीं देगा, एग्रीकल्चर में कोई लोन नहीं देगा। इसीलिए आरबीआई ने सभी बैंकों का कान पकड़ करके ये रूल बनाया है कि जो भी पैसा आप बांटेंगे वो एग्रीकल्चर में जरूर देंगे। इसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी वो सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे एजुकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, वीकर सेक्शन है, ये सब आपके उसी में आते हैं। तो 40% आप जो लोन देंगे, इस 40% आपको देना ही पड़ेगा पीएसएल में। लेकिन इसमें भी नियम बनाया है कि पीएसएल में तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, पीएसएल में तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, तो उनमें से भी कौन सा आपको कितना देना है। तो यहां पर नियम बनाया ना कि 18% आपको एग्रीकल्चर में देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बनाया है कि 7.5% एमएसएमई में देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बनाया है कि 12% वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा। तो यही जो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जो बताया गया है कि 18% एग्रीकल्चर में दीजिए, 7.5% एमएसएमई में दीजिए, 12% वीकर सेक्शन में दीजिए, तो ये क्षेत्रों का जो बंटवारा किया गया है, इसे ही हम रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आरओसी कहते हैं। समझ में आ गया? कोई इशू इसमें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आप इसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देख करके थोड़ा सा, और हालांकि क्लियर आपको हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है बैंकों को कर्ज देने में एक सीमा निर्धारित करना। इस प्रक्रिया के तहत यह तय किया जाता है कि किसे कितना कर्ज मिलेगा और कब मिलेगा। ये सब बातें इसी में आती हैं। एग्रीकल्चर को कितना मिलेगा, तो इसका उद्देश्य है कि कर्ज का सही ढंग से वितरण हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति बनी रहे और खास क्षेत्र में या व्यक्ति को अत्यधिक लाभ ना हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि जो अमीर हैं उनको ही पैसा मिल रहा है, गरीबों को भी पैसा मिले और एग्रीकल्चर में भी पैसा मिले। ये भी आपको समझ में आ गया है? समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। यहां पर आरबीआई सभी बैंकों के ऊपर एक रेगुलेशन लगाता है कि आप किसे कितना ब्याज देंगे, कस्टमर को इससे कम ब्याज नहीं देंगे, इससे ज्यादा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई बैंकों के लिए बनाता है और इनके हित के लिए, कस्टमर्स के लाभ के लिए, उनके हित के लिए, ये सारे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहलाते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान है, ये भी आप समझ गए हैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है कि उपभोक्ताओं को कर्ज लेने के दौरान सही जानकारी, उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका मकसद यह है कि लोग कर्ज लेते समय पूरी तरह से समझ सकें कि उन्हें कितनी ब्याज दर, शुल्क और कर्ज चुकाने की शर्तें मिलेंगी। इससे उपभोक्ताओं में धोखाधड़ी और असमान शर्तों से बचाया जाता है। मतलब अगर कोई बैंक किसी को 2% पर दे रहा है, किसी को 8% पर दे रहा है, ये गैप को समाप्त करना है। मतलब कि हर एक कस्टमर बैंक के लिए समान है, ऐसा आरबीआई कोशिश करता है। ठीक है भाई, यहां पर आपने ये भी समझ लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं। और वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा आप ये इसमें नहीं बता रहे, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में नहीं बता रहे, अलग से बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक बनाती है हमारी आरबीआई मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर का मतलब है कि मॉरली किसी भी बैंक पर प्रेशर बना करके बैंक को बेहतर बनाने का काम किया जाता है, और ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जो होता है बैंकों पर वो ना टूट सके। तो मॉरल प्रेशर भी बनाया जाता है। अगर कोई बैंक इनकी बात नहीं मानता है या बैंक इनके अनुसार नहीं चलता है, तो उन पर डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन भी आपका क्वालिटेटिव टूल्स में आएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम यहां पर रेट्स को यदि बढ़ा दें,
तो रेट बढ़ जाने पर आप जानते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट या फिर एसएलआर, सीआरआर, इन सबको यदि हम बढ़ा दें तो आप जानते हैं कि मार्केट में कैश का फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के चार्जेस को बढ़ाने से मार्केट में कैश फ्लो डाउन होगा। तो डाउन यदि होगा तो वहां पर जो पैसा है वो प्यारा हो जाएगा लोगों को। जो चीज कम होती है वो प्यारी होती है। पैसा भी यदि किसी के पास कम है तो प्यारा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डियर मनी। याद रखिएगा, डियर मनी कब बनता है? जब आप मॉनेटरी पॉलिसीज में जो रेट्स हैं उनको बढ़ा देते हैं और मनी का सप्लाई कम कर देते हैं, तो वहां पर जो पैसा होता है वो डियर मनी कहलाता है। साथ ही साथ इसको हम टाइट मनी भी कहते हैं। टाइट मनी कब होता है? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मतलब बैंकों के द्वारा इन पर जो कंज्यूमर होते हैं इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है, उधर बैंक भी, आरबीआई भी कम लोन दे रहा हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा हो। मॉनेटरी पॉलिसी में यदि रेट्स को कम कर दिया जाए तो मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और कैश फ्लो अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं चीप मनी। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एसबीआई पीओ में। याद रखिएगा, चीप मनी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के जो चार्जेस हैं, जो रेट्स हैं, उन्हें कम कर दिया जाता है तो चीप मनी बन जाता है। यहां पर डियर मनी, टाइट मनी, चीप मनी सब आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न यदि आपका है तो यूर मोस्ट वेलकम। आपका कोई सुझाव है, यूर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है? आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके बहुत फायदे हैं। जो भी हमारे लेक्चर्स अपडेटेड आपके पास आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर हो सके तो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इन सब पर भी शेयर इसे जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है भाई? इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा है कि आप जो पढ़ाते हैं, जो करंट अफेयर आपको संडे के दिन आपको मिलता है, उन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको मिलेगा, पीडीएफ वो आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चैनल सर्च करने के लिए @ लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के करंट अफेयर, बाकी डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में वहां पर आपको मिलती रहती। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।